टॉपिक हमारा लर्निंग चल रहा है और लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की जो क्लास है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। वैसे आपके पास ऑलरेडी वीडियो कोर्स में डला हुआ है वो, लेकिन लाइव में एक बार दोबारा डिस्कशन हो जाएंगे सभी के सभी टॉपिक्स। आपको ये रहेगा कि सर ने लाइव दोबारा हमें करवाया है, जीवंत एक दोबारा से हो गया। बाकी जो यदि रिकॉर्डेड भी आप देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आवाज आ रही है ना सही? चलिए ठीक है। तो मैं बात करूंगा, टेस्ट आप लोगों ने दे दिया होगा आज, अच्छे से किया होगा। ग्रेड सेकंड के बच्चों ने जिन्होंने दिया है, बहुत अच्छा लेवल का टेस्ट था। और कल उस टेस्ट को मैं 360 डिग्री में जो साइकोलॉजी के 20 प्रश्न हैं उनको डिस्कशन भी करूंगा, जिससे एक आइडिया लगेगा कि गलती आप लोगों ने कहाँ की है, क्या की है। ठीक है, 91 आए हैं। रमेश कुमार जी, अच्छा 91 आए हैं, ठीक है ठीक है। 91 मतलब 100 में से 50, ठीक। चलिए कोई नहीं, डिस्कशन करेंगे कल इसको लेकर। आज अपन पढ़ रहे हैं स्किनर। बीएफ स्किनर का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है और इस पे बहुत प्रश्न आते हैं, याद रखना। बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, मतलब साइकोलॉजी के लर्निंग टॉपिक में, मतलब इस पे ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो इसको दो पार्ट में पढ़ा रहा हूं। आज अपन बेसिकली सिद्धांत को कंप्लीटली पढ़ेंगे, फिर इसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपन पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना। ठीक है, नमस्ते। देखिएगा, स्किनर का जो सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। आराम से समझना, रिलैक्स मूड से, एक चीज समझ में आ जाएगी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये क्या है? सिद्धांत का नाम है, याद रखना। ठीक है, इसको अपन ऑपरेट कंडीशनिंग बोलेंगे। ऑपरेट कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, ये किसका है? तो मूल नाम तो इसका ऑपरेट कंडीशनिंग हो जाएगा, याद रखना। बाकी इसके सभी नामों की मैं चर्चा करूंगा। यदि आपको एक ही नाम पढ़ना हो कि सर मुझे तो एक ही नाम देख के जाना है, तो मूल नाम इसका ये है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी अपन बोल दें। बाकी इसके कई नाम है, सबके नाम लिख लेंगे मेरे साथ साथ। सक्रिय अनुबंधन बोल सकते हैं, सक्रिय अनुबंधन बोल सकते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन आप इसको बोल सकते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन भी इसको बोला जा सकता है। इसको कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी बोल सकते हैं अपन, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और आरस अनुबंधन भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? आरस अनुबंधन भी इसको अपन बोल सकते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, कार्यात्मक प्रतिबद्धता, आरस अनुबंधन, और एक नाम और भी है इसका, साधनात्मक अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, साधनात्मक अनुबंधन भी इसको आप बोल सकते हैं। इसको रिक्त प्राणी उपागम भी बोला जाता है, रिक्त प्राणी उपागम भी इसको बोला जाता है। इम्पेटी अप्रोच, ऑर्गेनिज्म अप्रोच, ठीक है। तो ये सब इसके नाम हैं। आप ये सोचो कि सर सब नाम याद करने हैं कि नहीं करने हैं, तो देखो याद करोगे तो याद हो जाएगा, और नहीं करना चाहोगे तो कुछ याद नहीं होगा, बट कर सकते हो मुझे लगता है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, याद रखना, इसको देखिएगा। ऑपरेट कंडीशनिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है इसका। सक्रिय अनुबंधन भी इंपॉर्टेंट नाम है। नैमित्तिक अनुबंधन इसका एक अच्छा नाम है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत बहुत अच्छा नाम है। आरस अनुबंधन, ठीक है, अनुक्रिया उद्दीपक, ये बहुत अच्छा नाम है। और साधनात्मक अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। और रिक्त प्राणी उपागम, यानी इसमें जैविक चरों की, दैहिक चरों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको रिक्त प्राणी उपागम कहा जाता है, याद रखें। स्थानीय भाषा का टॉपिक सब हो जाएंगे, चिंता मत करो, सर बहुत बड़े तरीके से करवा रहे हैं, चिंता नहीं करें आप, सब चीजें हो जाएंगी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रियाशील होकर सीखता है, एक्टिव कंडीशनिंग। नैमित्तिक अनुबंधन, नैमित्तिक का मतलब निमित्त, जैसे लीवर दबाना कबूतर द्वारा भोजन प्राप्त करने का एक निमित्त है, कि हमारा कोई भी क्रिया होती है उसमें कोई ना कोई व्यवहार होता है, हमारा उसमें ऐच्छिक व्यवहार होता है। तो ये ऐच्छिक व्यवहार एक प्रकार से नैमित्तिक अनुबंधन के संदर्भ में याद रखना। कार्यात्मक प्रतिबद्धता, कि जब पुनर्बलन हमें मिलता है तो उस कार्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बढ़ जाती है। आरस अनुबंधन मतलब इसमें अनुक्रिया पहले है। मैंने इससे पहले जितने भी आपको व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ाए उसमें उद्दीपक पहले आता है, आर बाद में आता है, और इसमें अनुक्रिया पहले आती है, उद्दीपक बाद में आता है।
साधनात्मक अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, कि जब बार बार अपन अनुक्रिया करते हैं तो अनुक्रिया उद्दीपक के बीच जो संबंध मजबूत बनता है, यांत्रिक बनता है, इसको अपन साधनात्मक अनुबंधन बोलते हैं। और रिक्त प्राणी उपागम इसलिए बोला जाता है, इम्पेटी ऑर्गेनिज्म अप्रोच इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें व्यवहार की व्याख्या करने के लिए किसी दैहिक तत्व की या जैविक चरों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपन इसको रिक्त प्राणी उपागम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिक्त प्राणी उपागम। जीके के लिए ऑब्जेक्टिव बुक मीना जी, आज ही हम इसी में लगे हुए थे। कल संडे, 2 दिन पूरा प्रयास रहेगा, बहुत मेहनत करके बुधवार तक आपके हाथ में हो जानी चाहिए, बुधवार तक। पूजा जी, सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन धीर सर की उम्मीद कभी साथ नहीं छोड़ती है, इसलिए इस उम्मीद के साथ बने रहना। आप जीत जाओगे, 100% जीत जाओगे। पूजा, सब बढ़िया होगा, टेंशन नहीं लो। आप तो एक चीजों की टेंशन मत लिया करो। ईश्वर ने जब सब कुछ बनाया है ना, तो हर चीज के लिए प्लानिंग की है। विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं होता, याद रखना। तो मैंने कहा ना, जब सब लोग छोड़ के चले जाए ना, तो लाइफ में मान के चलो कुछ बेटर होने वाला है। ये 100% याद रखना, कुछ बेटर होने के लिए हुआ है, याद रखना। देख लिया, ये सब नाम समझ में आ गए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेट कंडीशनिंग सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। सक्रिय अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, कार्यात्मक प्रतिबद्धता, आरस अनुबंधन, शाब्दात्मक अनुबंधन। दिया किसने है? बीएफ स्किनर ने दिया है। किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने दिया। कब दिया? 1938 में दिया। ठीक है। इनकी किताब का नाम था द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म। लिखो तो लिखना, किताब पे अभी तक प्रश्न नहीं आया है। बिहेवियर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म इनकी किताब थी। 1938 में इस किताब का प्रकाशन हुआ था और ये प्रयोग किया था। इस पे कबूतर के ऊपर प्रयोग किया गया है और चूहे के ऊपर प्रयोग किया गया। ठीक है। तो ये इसकी बेसिक जानकारियां हैं। बीएफ स्किनर अमेरिका के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। इनकी किताब का नाम था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। याद रखना, 1938 में ये किताब प्रकाशित हुई थी। टीचिंग मेथड की बुक पे काम चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। अंकिता जी, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की कोई ज्यादा नहीं है। अब टेस्ट सीरीज बनकर कौन रहा है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टेस्ट सीरीज में सही पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। आज हमने सेकंड का पेपर लिया, आप देखना बहुत अच्छा पैटर्न, एकदम से आरपीएससी की फील आएगा आपको कि आरपीएससी पैटर्न को फॉलो किया हमने। मतलब सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देख के उसके आधार पे बनाया। सभी करवाए जाएंगे, आपको चिंता ना करें। ये देख लिया आपने, समझ में आ गया ना, ये उपनाम वगैरह ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सब नाम देखने हैं। अब जैसे ये एग्जाम में आ गया, 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 तो ये पांचों नाम परीक्षा में आए हुए हैं। तो ये 5 जरूर देख लें, चाहे बाकी ना देखें, आप ये जरूर देखें, याद रखना। ठीक है। मौलिक व्यवहारवादी स्किनर को बोला जाता है, रचना जी। इंग्लिश की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है नरसिलाल जी। इंग्लिश की टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। अब लेवल फर्स्ट को लेकर हम लेके आ रहे हैं बड़ी गजब तरीके से। लेवल फर्स्ट का जो सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड है उसको लेकर 90 नंबर के पार्ट के लिए उसकी टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, बढ़िया वाली। बाकी ये समझ में आ गया ना, बिहेवियर ऑर्गेनिज्म, कबूतर और चूहे पे प्रयोग किया। आप समझना इसको। आप सवाल पूछते तो मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। अब समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें 3 बातें समझ लो। सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट बातें समझो आप। पहली चीज समझो, क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है। क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है, सबसे पहली चीज समझनी। ऑपरेट कंडीशनिंग क्या है? जब हमने आईपी पावलोव को पढ़ा ना, तो वो था अनुकूलित व्यवहार। वो क्या था? अनुकूलित व्यवहार। जब कोई उद्दीपक, ज्ञात उद्दीपक होता ना, उसको देखकर जो अपन व्यवहार करेंगे वो अनुकूलित होता है। और जब अपने को उद्दीपक का पता नहीं होता और वो व्यवहार जो करते हैं वो क्या होता है? क्रिया प्रसूत व्यवहार। वो क्या होता है? क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो क्रिया प्रसूत व्यवहार का मतलब समझ में आया कि आपके, जब आपको उद्दीपक की जानकारी नहीं हो, किसकी जानकारी नहीं हो? जब आपको उद्दीपक की जानकारी नहीं हो और वो जो व्यवहार आप करते हो, वो कौन सा व्यवहार कहलाता है? क्रिया प्रसूत व्यवहार, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है। समझ में आया क्या? मुझे उद्दीपक की जानकारी का पता नहीं हो कि उद्दीपक कौन है, फिर मैं व्यवहार करता हूं, तो क्रिया प्रसूत व्यवहार। ओके, समझ में आ रहा है क्रिया प्रसूत व्यवहार? पहली चीज, जहां उद्दीपक का पता नहीं हो फिर भी जो आपका व्यवहार करोगे, उद्दीपक का पता नहीं
फिर भी आप जो व्यवहार करोगे वो व्यवहार क्या कहलाएगा? क्रिया प्रस्तुत व्यवहार। आईपी पावलोव में हमने अनुकूलित व्यवहार पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। अनुकूलित का मतलब होता है जो एस को देखकर होता है। किसको देखकर होता है? एस को देखकर। तो पहली चीज समझना, वह व्यवहार जब उद्दीपक की जानकारी नहीं हो तो क्या कहलाता है? क्रिया प्रस्तुत व्यवहार। नंबर 2, यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है। किसका आधारित है? प्रभाव, लॉ ऑफ इफेक्ट पे आधारित है। प्रभाव का नियम जानते हो? मैं कोई भी क्रिया कार्य करता हूं, उसका परिणाम यदि अच्छा आता है तो उसे बार बार करता हूं, और बार बार करता हूं तो करना सीख जाता हूं। कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है? इतनी बार प्रश्न आ गया, क्रिया प्रस्तुत। और तीसरी चीज, इस सिद्धांत में आर आर को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। आर आर का मतलब क्या है? एक आर है रिस्पॉन्स, एक आर है रिजल्ट, यानी अनुक्रिया और पुनर्बलन को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। किसको माना जाता है? अनुक्रिया और पुनर्बलन को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, याद रखना। यह है आर आर की थ्योरी। समझ में आया? तीन बातें। क्रिया प्रस्तुत व्यवहार, वह व्यवहार जिसमें उद्दीपक की जानकारी नहीं हो, क्या कहलाएगा? क्रिया प्रस्तुत व्यवहार। यह सिद्धांत कौन से नियम पर आधारित है? लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव के नियम पर। इस सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट किसको माना गया है? आर आर। किसको माना गया है? आर आर। आर आर का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स, रिजल्ट, अनुक्रिया और उसके बाद मिलने वाला परिणाम सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें रिस्पॉन्स और रिइंफोर्समेंट, पुनर्बलन या परिणाम, ये बहुत महत्वपूर्ण तीन चीजें समझ के लेना। इन पे सबसे अधिक प्रश्न आए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? सब्जेक्ट तो नहीं करवाएंगे, एसएसटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने, ठीक है ना। डिप्रेशन की चिंता मत करें आयुष जी, सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा। डिप्रेशन मत किया करो आप, मत सोचा करो। लोगों का क्या है, लोग ऐसे ही हैं, याद रखना, लोग ऐसे ही हैं, लोगों का कुछ नहीं है। उद्दीपक का पता नहीं हो, क्रिया प्रस्तुत व्यवहार, प्रभाव के नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट पे आधारित है। इस सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? आर आर, अनुक्रिया और रिस्पॉन्स। ये तीनों चीजें याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। क्रिया प्रस्तुत व्यवहार प्रभाव के नियम पर आधारित है, आर आर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? आगे चलें अपन। वेरी गुड। लेवल प्रथम की टेस्ट सीरीज कब आ रही है? 1 या 2 दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया यहां तक? अब समझिएगा, ये तीन तो इसकी बेसिक बातें हैं। वह व्यवहार जिसमें उद्दीपक की जानकारी नहीं हो, प्रभाव के नियम पर आधारित है, आर आर को इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब समझना इसमें आपको कि इसने प्रयोग जो किया ना, वो कबूतर और चूहे पर किया। एक सिंपल सा प्रयोग है, समझ लो आप, सिंपल सा प्रयोग है। जैसे ये जार लगा हुआ है, ये लीवर लगा हुआ है, ये मान लीजिए कबूतर है, ठीक है। एक ही बात है, चूहा और कबूतर का प्रयोग एक ही, आपको समझ में आना चाहिए गुरुजी प्रयोग क्या है। ये भूखा है, यहां लीवर लगा हुआ है। विशेषता यह है कि लीवर दबेगा तो इसमें खटखट की आवाज आएगी और इसमें अनाज के दाने आएंगे। कब आएंगे? लीवर के दबने पर खटखट की आवाज का आना और अनाज के दानों का आना। ये लाइट लगाएगी ताकि ये देख पाए। कबूतर या चूहा क्या है? भूखा है। अब भूखा है तो इसने सबसे पहले क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा, आर करेगा, रिस्पॉन्स। इसलिए इस सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अनुक्रिया है। अब मुझे बताएंगे इस सिद्धांत में कहीं उद्दीपक दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये जो मैं प्रयोग आपके सामने बता रहा हूं, इसमें स्टिमुलस उद्दीपक दिखाई दे रहा है क्या आपको? बताएं, उद्दीपक दिखाई दे रहा है? यस या नो? आईपी पावलोव, थॉर्नडाइक और सीएल हल, तीनों में जब मैंने प्रयोग करके समझाया था तो वहां कुत्ते के सामने भोजन था, थॉर्नडाइक में मछली का टुकड़ा था, सीएल हल में अनाज के दाने थे, यानी उद्दीपक सामने था। लेकिन यहाँ स्टिमुलस सामने नहीं है। अब बेचारा कबूतर या चूहा भूखा है तो ये पहले आर करेगा, अनुक्रिया करेगा। अनुक्रिया जब इसने की तो अचानक से इसका पैर लीवर पे पड़ा। पड़ते ही खटखट की आवाज आई, दरवाजा खोला और ये नहीं, खटखट की आवाज आई और इसमें अनाज के दाने आ गए। अब ये जाके देखेगा ये आवाज कहां से आई। इसने जाके देखा तो इसको क्या मिले? अनाज के दाने। मैंने कहा ये नियम प्रभाव के नियम पर आधारित है। इसने अनुक्रिया की, अनुक्रिया करने के बाद इसने जाके देखा, पूर्ण बलन क्या मिला? अनाज के दाने। अब ये अनुक्रिया को क्या करेगा? बार बार करेगा, और बार बार करेगा तो करना सीख जाएगा। यही इंपॉर्टेंट चीज है। पहले वाले जो तीनों प्रयोग थे उनमें उद्दीपक पहले सामने था, अनुक्रिया बाद में होती है। यहां अनुक्रिया पहले होती है, उद्दीपक बाद में आता है। यही इस प्रयोग का, इस सिद्धांत का सार है और कुछ नहीं है। क्रिया या कार्य करने के बाद यदि बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है तो उस क्रिया को करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। कौन कहता है? लिख लो, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। किसी, इस प्रयोग का सार यही है, किसी क्रिया या कार्य को, किसी क्रिया या कार्य को करने के बाद
किसी क्रिया या कार्य को करने के बाद यदि यदि बल प्रदान करने वाला यदि बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है, बल प्रदान करने वाला क्या मिलता है? उद्दीपक मिलता है, तो उस क्रिया को करने की शक्ति में तो उस क्रिया को करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। यदि किसी क्रिया कार्य को करने के बाद यदि बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है, तो उस क्रिया कार्य को करने की शक्ति में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। किसका कथन था ये स्किनर का। पूरे सिद्धांत की सारी 2 लाइन है। जैसे मैंने कोई क्रिया कार्य किया, कबूतर ने अनुक्रिया की, अनुक्रिया करने के बाद उद्दीपक पॉजिटिव मिला तो उसने अनुक्रिया को बार बार किया और करना सीख गया। मैं किसी सर के पास जाऊं, धीर सिंह सर के पास गया और धीर सिंह सर के पास जाते ही मैंने प्रणाम किया, सर ने कहा खुश रहो, जिंदगी में जीत जाओगे। अब जब भी मुझे धीर सर दिखेंगे तो मैं क्या करूंगा? सर नमस्ते, क्योंकि सर ने आशीर्वाद दिया। मैं धीर सिंह सर के पास जाता, सर नमस्ते, मैं कहता ठीक है चल रही है। तो क्या तुम उस अनुक्रिया को दोबारा करोगे? कभी नहीं करोगे, वो अनुक्रिया रिपीट नहीं होगी। मैंने पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दिया, तो तुम धीर सर को देखोगे तो पॉजिटिव हो जाओगे, यार सर बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि तुम्हें एक पॉजिटिविटी मिली है। यदि मैं तुम्हें इग्नोर करता, नेगेटिव देता, तुम दोबारा मेरी तरफ देखते भी नहीं। कहने का मतलब है किसी क्रिया कार्य को करने के बाद यदि बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है, तो उस क्रिया को करने की शक्ति में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही लाइन तुम्हें समझनी और बाकी कुछ नहीं। कर लिया? आ गया समझ में? तो आर अनुक्रिया ये सब क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब एक तो ये पूरा सिद्धांत समझ में आना चाहिए। कबूतर और चूहे पे प्रयोग किया गया। चूहे पे जो प्रयोग किया गया वो बॉक्स क्या था? स्किनर बॉक्स था। चूहे पे जो प्रयोग किया गया वो कौन सा बॉक्स था? स्किनर बॉक्स। और जो कबूतर पे प्रयोग किया गया वो क्या था? पिजन बॉक्स। वो क्या था? पिजन बॉक्स। याद रखना, स्किनर बॉक्स कौन सा था? चूहे वाला। और कबूतर पे जो प्रयोग किया गया वो क्या था? पिजन बॉक्स। ये याद रखिएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को नहीं है? वेरी गुड। तो एक तो ये सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि कोई भी क्रिया कार्य करने के बाद बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है, तो उस क्रिया करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। ये प्रभाव के नियम पर आधारित है। आर इसमें इंपॉर्टेंट है, और वह व्यवहार जिसमें उद्दीपक की जानकारी नहीं हो। एक तो ये पूरा का पूरा याद रखना, ठीक है? अब देखो, मैं इस सिद्धांत को, ये समझ में आया कि नहीं है आपको? ये समझ में आ गया ना इस सिद्धांत पे? ये सिद्धांत मतलब एक प्रकार से 4-5 वर्ड याद रखो। एक तो ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया वो याद रखो, प्रयोग किस पे किया गया? स्किनर और चूहे पे, ठीक है? उपयोगिता क्या है इसकी? फिर उसके बाद इसकी टर्मोलॉजी पढ़ाऊंगा मैं। उपयोगिता क्या है इसकी? उपयोगिता में क्या याद रखना है? उपयोगिता पे बहुत प्रश्न आए हैं इस पे। ये तो सिद्धांत तो समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक? अब इसकी उपयोगिता पढ़ना आप। ये सिद्धांत भाषा विकास में इंपॉर्टेंट है या शब्द भंडार में? शब्द भंडार में उपयोगी है। शब्द भंडार में क्या है? उपयोगी। शब्द भंडार में उपयोगी मतलब वोकोबलरी बढ़ाता है ये सिद्धांत। क्या बढ़ाता है? वोकोबलरी बढ़ाता है ये सिद्धांत, याद रखना। क्या बढ़ाएगा? वोकोबलरी बढ़ाएगा, याद रखना। पूजा जी, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन मैंने पढ़ा दिया है, आप देखो। मैंने ही पढ़ाया है, शिक्षा अधिगम के नवाचारों में पढ़ा रखा है मैंने SIQE। आप ढंग से देखा करो, करवा दिया मैंने। उपयोगिता में क्या लिखा? भाषा शब्द भंडार को बढ़ाने में। अब ये प्रश्न आया हुआ है, ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ कि शब्द भंडार में स्किनर का सिद्धांत कैसे महत्वपूर्ण है। तो जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे ने पहली बार बोला पापा, और मम्मा ने कहा अरे वाह मेरे नंदू, तूने पापा बोला, शाबाश बेटा, वेरी गुड। अब वो बच्चा बार बार बोलेगा पापा। बच्चे ने पापा बोला, मम्मा ने कुछ नहीं कहा, बच्चा नहीं बोलेगा। अनुक्रिया की, पुनर्बलन मिलेगा तो बच्चा उस शब्द को रिपीट करेगा। इस प्रकार बच्चे के शब्द भंडार को बढ़ाया जा सकता है। तो ये भाषा विकास में सिद्धांत उपयोगी है। क्या प्रयोग करेगा? तो ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ है, ये किसका प्रयोग करेगा? अनुक्रिया और पुनर्बलन। इस सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अनुक्रिया और पुनर्बलन इस सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो अनुक्रिया और पुनर्बलन के द्वारा भाषा और शब्द भंडार को इंपॉर्टेंट बढ़ाया जा सकता है। नंबर 2 पे याद रखना इसको, भाषा शब्द भंडार हो गया। दूसरा, आत्मविश्वास को बढ़ाने व चिंताओं को दूर करने में।
कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकता है और चिंता को दूर कैसे कर सकता है? चिंता को दूर करने में, ठीक है। अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा कि गुरुजी कॉन्फिडेंस क्या बढ़ावा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज कैसे कर, रचना ने पूछा क्या आपको? रचना तो अच्छा लिखा है उसने, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने में, आत्मविश्वास को बढ़ाने में उपयोगी कैसे है? भाई जिंदगी में छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे व्यवहार को बदलती हैं। मान लीजिए आपको मैंने टारगेट दिया कि चलो स्किनर पढ़ना है, मैंने टारगेट दिया कि मैं टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज ये टेस्ट लूंगा और उसमें मुझे इतने नंबर चाहिए, और तुम लोगों ने उस कार्य को किया और मैंने तुम्हें कहा शाबाश, मुझे तुम पे प्राउड है, मुझे बहुत गर्व है तुम पे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, यार ठीक है कर लेंगे। मतलब एक चीज होती है, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव वर्ड से किसी आदमी की जिंदगी बदल सकता है। नेगेटिव लोग क्या करते हैं कि वो आपको हरेसमेंट करते हैं, एक प्रकार से नेगेटिव वाइब्रेशन देते हैं कि आपको इतना डाउन कर देते हैं, आपको लगता है सब बकवास जिंदगी है। लेकिन एक पॉजिटिव वर्ड को इंसान हमारे लिए बोलता है तो वहीं से जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। तो लाइफ में एक छोटे से शब्द का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पूर्ण बलन कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। बच्चा जब पहली बार चल रहा होता है तो दादू पापा मम्मी कहते हैं हाँ बेटा तू चल के आएगा, देख आ बेटा मैं खड़ा हूं ना, अरे मैं खड़ा हूं ना, डर मत मैं हूं ना। कि कितनी बड़ी चीज है। जब हम छोटे थे हमें हर इंसान ने कहा कि मैं हूं ना, गिरेगा नहीं, मैं संभाल लूंगा। लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो कितनी बड़ी अजीब विडंबना की बात है कि हमारा सब साथ छोड़ते चले जाते हैं। वहां में कोई ये नहीं कहता कि यार तू कर ना, मैं संभाल लूंगा तुझे, डरता क्यों है, हो जाएगा ना। लेकिन उस समय हमें बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। अब मैं ही कहता हूं जिंदगी में ऐसे इंसान हमें चाहिए जो हमारे पीछे खड़े हों तो हमें ये डर नहीं लगे कि मैं गिर गया, मैं फिसल गया तो क्या होगा। आदमी निर्भीक कब बनता है, कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है, चिंता कब दूर रहती है, जब कोई कंधे पे हाथ रख के कहे चिंता ना कर मैं हूं ना, हो जाएगा ना, तब ऐसा लगता है कर लेंगे यार। तो आज हमें उस ऐसे दोस्त, ऐसे कोई मेंटर, ऐसा कोई इंसान हमारी लाइफ में जरूर होना चाहिए जो हमें निर्भीक बना दे, याद रखना। तो ये सिद्धांत यही कहता है पॉजिटिव बातें करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टेंशन दूर होती है। एक बच्चा बहुत हताश है, निराश है, कुछ भी कवर नहीं कर पा रहा, पढ़ाई नहीं हो पा रही, और एक उसका दोस्त कहता है चिंता क्यों करता है यार, मैं बता दूंगा तुम्हें ये चीजें, तुम कर लोगे मुझे पता है ना यार, तुम कर लोगे मुझे पता है। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखना। उसके सब बोलने से हमारा टेंशन कम हो जाएगी, यार तू सच कह रहा है मैं कर लूंगा 20 दिन में, तू सच बोल रहा है मैं 15 दिन में पढ़ लूंगा यार, तुम्हें क्या लगता है मैं 2 महीने में ग्रेड 3 क्रैक कर लूंगा। वो कहता है हाँ यार कर लेगा तुम, यार 20 दिन ग्रेड 2 के बचे हैं, तुझे क्या लगता है मेरे टेस्ट में रैंक अच्छी नहीं आ रही, तुझे क्या लगता है क्या होगा, मुझे डर लग रहा है। वो कहता है चिंता मत कर, तू बहुत अच्छा है और तू बहुत अच्छा करेगा, टेंशन कम हो जाएगी। अमूमन लोग कहते हैं तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। ये नेगेटिव वाइब्रेशन है चारों तरफ, अब वहां आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन ढूंढना है। तो आत्मविश्वास बढ़ाने, चिंता को दूर करने में भाषा में शब्द भंडार में तीसरा ये सिद्धांत निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, रेमिडियल एंड क्लिनिकल टीचिंग में बड़ा उपयोगी है। निदानात्मक उपचारात्मक में सिद्धांत बड़ा उपयोगी, याद रखना। निदानात्मक उपचारात्मक में सिद्धांत बहुत उपयोगी है, क्योंकि कारणों का पता लगाकर अपन जो समाधान करते हैं उसमें यही सिद्धांत उपयोगी आता है। कारणों का पता लगाएंगे तो उसमें रिमीडियल अपने को पूर्ण बलन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी, याद रखना। 4 नंबर पे अभिकर्मित अनुदेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद करिएगा। अभिकर्मित अनुदेशन सबसे अधिक बार प्रश्न आए हुए हैं इस पे। अभिकर्मित अनुदेशन यानी प्रोग्रामिंग लर्निंग, ठीक है ना। इसको कार्यकर्मित अधिगम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्यकर्मित अधिगम। कार्यकर्मित अधिगम या प्रोग्रामिंग लर्निंग, ये जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अभिकर्मित अनुदेशन या कार्यकर्मित अधिगम क्या है। मतलब एक प्रोग्रामिंग लर्निंग एक वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक भी स्किनर थे, इसके प्रतिपादक भी स्किनर है। तो अभिक्रमित अनुदेशन को गति प्रदान करने में कौन सा अधिगम सिद्धांत उपयोगी है? तो आप याद रखना क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या है उपयोगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिक्रमित अनुदेशन से जुड़ा हुआ अधिगम सिद्धांत कौन सा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
उसके बाद लिखना आप ये भी है, मशीन शिक्षण जितना भी होता है ना, ये भी प्रश्न आया हुआ है मशीन शिक्षण में, जैसे कंप्यूटर वगैरह ये जो भी हैं मशीन शिक्षण में ये बहुत उपयोगी, याद रखना। ये भी ग्रेड फर्स्ट में अभी जस्ट आया है। तो कंप्यूटर टीचिंग में, मशीन टीचिंग में, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम में, सब में अभिक्रम निर्देशन का प्रयोग किया जाता है। सकारात्मक परिणामों पर बल देता है ये, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट पे, सकारात्मक परिणामों पर। ये हमेशा कहता है कि किसी इंसान को हमें पॉजिटिवली वाइब्रेट करना चाहिए, ठीक है ना। नेगेटिवली के बजाय क्या देना चाहिए, पॉजिटिवली दो आप, सकारात्मक परिणामों पर। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मशीन शिक्षण के रूप में प्रयोग में बल देता है। अधिक्रम निर्देशन की गति प्रदान करने में उपयोगी, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी। लिख लिया ये, लिख लिया ना सबको, मशीन शिक्षण में उपयोगी है, सकारात्मक परिणामों की जानकारी प्रदान करने में उपयोगी, अभिक्रमित अनुदेशन कार्यक्रमित अधिगम में उपयोगी है, व्यवहार वांछित व्यवहार परिमार्जन में, ये प्रश्न भी आया हुआ बहुत बार, व्यवहार परिमार्जन, व्यवहार परिमार्जन, परिमार्जन मतलब सुधार में, तो व्यवहार परिमार्जन में उपयोगी है, याद रखना। अपने वो व्यवहार को सुधारना है तो अपने सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं, व्यवहार परिमार्जन में उपयोगी है। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को, नहीं है ना। व्यवहार परिमार्जन में उपयोगी ये आया हुआ है, निदानात्मक उपचारात्मक वाला आया हुआ है, विक्रमित उद्देश्य वाला आया हुआ है, मशीन शिक्षण वाला आया हुआ है, सकारात्मक परिणामों, मतलब लगभग चीजें इसमें से आई हुई। परिणामों की जानकारी प्रदान करने में उपयोगी है, परिणामों की जानकारी प्रदान करने में उपयोगी, परिणामों की जानकारी प्रदान करने में सिद्धांत उपयोगी, परिणामों की जानकारी प्रदान करने में क्या है उपयोगी, परिणामों की जानकारी प्रदान करने में उपयोगी, परिणामों की जानकारी प्रदान करने में क्या है उपयोगी। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से। रविंद्र कुमार जांगीर जो भी है, बच्ची जो बोले शादी के बाद कोई, अरे हस्बैंड भी दे रहा है, ये बड़ी बात है ना, विचारों का कईयों का तो हस्बैंड में नहीं देता, ये भी पॉजिटिविटी वाली है। लाइफ में पॉजिटिविटी कहीं से भी तलाश सकते हो, एक इंसान यदि साथ दे रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, फिर तो दुनिया को पारा जा सकता है, इतना इनके जैसा सहारा चाहिए इंसान को। ओके, ये समझ में आ गया। तो ये स्किनर का क्रिया प्रसन्न निबंधन सिद्धांत है, याद रखना। अब इसकी जितनी टर्मोलॉजी है ना वो अपन अलग से पढ़ेंगे, था इसमें दो चार बातें याद रखना। परिणामों की जानकारी प्रदान करना हो गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये इस क्रिया प्रस्तुत का मतलब क्या होता है ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी ये है कि एक तो ये भी यांत्रिक है एक प्रकार से, ठीक है, यांत्रिक है, याद रखना। ये आनुवांशिक कारकों को महत्व नहीं देता, किस कारकों मतलब ना, आनुवांशिक कारकों को महत्व नहीं देता, याद रखना, आनुवांशिक कारकों को महत्व नहीं देता, याद रखना। ये जिज्ञासा को महत्व नहीं देता, किसको महत्व नहीं देता, जिज्ञासा को महत्व नहीं देता। तो ये व्यवहारवादियों की सभी की कमियां हैं, आंतरिक कारकों को, आनुवांशिक कारकों को महत्व नहीं देना, एक प्रकार से यांत्रिक व्यवहार पे बल देते हैं, जिज्ञासा को महत्व नहीं देना, ये इनकी कमियां हैं, याद रखना। ये क्या इनकी कमियां हैं, याद रखना। तो ये इनकी पॉजिटिव नेगेटिविटी याद रखना। एक थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है, इसकी मैं टर्मोलॉजी अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, पूर्ण बलन संबंधी, सेपिंग क्या है, अनुक्रिया सामान्यीकरण, वो अलग से समझाऊंगा कल वाली क्लास में। इसका ये समझना कि आईपी पावलोव से डिफरेंट कैसा है, पावलोव से डिफरेंट कैसा है। तो आईपी पावलोव में हमने क्या पढ़ा, नॉर्मली तीन चार अंतर समझिएगा। आईपी पावलोव ने हमने क्या पढ़ा, वो उद्दीपक प्रधान है, ज्यादा पूरे अंतर नहीं याद रखना, मैं जो बोल रहा हूं ये सुनिएगा। आईपी पावलोव का सिद्धांत उद्दीपक प्रधान है और ये अनुक्रिया प्रधान है। वो सादृश्य नियम पर आधारित है, ये प्रभाव के नियम पर आधारित है। वो कौन से नियम पे, सादृश्य, ये प्रभाव का नियम। उसमें पुनर्बलन पहले मिलता है, सामने होता है, इसमें पुनर्बलन बाद में आता है। उसमें व्यवहार जो होता है वो अनैच्छिक होता है, मतलब कंडीशनिंग की वजह से होता है, जबरदस्ती होता है। इसमें व्यवहार जो होता है वो ऐच्छिक होता है। ये चार बातें याद रखना कि स्किनर पावलोव से डिफरेंट कैसे है, स्किनर पावलोव से डिफरेंट कैसे है। तो आप चार बातें याद रखोगे, कौन कौन सी। आईपी पावलोव में उद्दीपक प्रधान है, इसमें अनुक्रिया प्रधान। आईपी पावलोव में पूर्ण बलन पहले आता है, इसमें पूर्ण बलन अनुक्रिया करने के बाद आता है। आईपी पावलोव का सिद्धांत सादृश्य नियम पर आधारित है, ये प्रभाव के नियम पर आधारित है।
और चौथा मेजर अंतर, वो अनैच्छिक व्यवहार पे बल देता है और ये ऐच्छिक व्यवहार पे बल देता है, ठीक है ना। वो कंडीशनिंग की वजह से होता है, इसलिए वो अनैच्छिक है, और ये वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है, याद रखना। मेरी इच्छा पे डिपेंड कर रहा है, मैं खुद अनुक्रिया पहले कर रहा हूं, इसलिए इसको ऐच्छिक व्यवहार बोलते हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं बता दो, इसमें कोई डाउट हो किसी चीज को तो बच्चा पूछ सकता है। सबको कहने दो, बस खुद को मत कहने देना कि मैं नहीं कर सकती, बाकी सबको क्या फर्क पड़ता है, हो जाएगा। पूर्ण बलन को अधिक महत्व दिया। हाँ त्रिलोक जी, पूर्ण बलन इसका सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। पूर्ण बलन क्या है? सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। पूर्ण बलन सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। पूर्ण बलन केंद्र बिंदु है इसका। एक अनुक्रिया रिस्पॉन्स इसका केंद्र बिंदु है ना। अनुक्रिया सामान्यीकरण पे बल देता है। ये तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं सिद्धांत के, रीइंफोर्समेंट और रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन, है ना। पूर्ण बलन सिद्धांत के नाम से आए तो सीएल हल करना है, और पूर्ण बलन को अपने सिद्धांत का केंद्र बिंदु किसने माना था, तो आपको स्किनर करना है। अनुक्रिया को सबसे इंपॉर्टेंट किसने माना, स्किनर ने। तो पूर्ण बलन और अनुक्रिया इस सिद्धांत के दो सबसे मैजिकल वर्ड हैं। किरण, जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो याद रहती है, सिर्फ मोहब्बत के अलावा हर चीज भूल जाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, साइकोलॉजी को आप साइकोलॉजी को समझते हैं, अपने प्यार की यात्रा समझो ना इसको, भूल नहीं पाओगे कभी, कभी नहीं भूल पाओगे। मैंने मोहब्बत की मनोविज्ञान से, मेरी प्रेमिका है साइकोलॉजी। अब बताओ मैं कभी भूला क्या इसको, नहीं भूलूंगा, सकता ही नहीं, रोम रोम में समा गई, मैं इसमें खो गया, ये मेरे में खो गई। तुम बहुत सारे बाहरी लोगों से इतना प्रेम कर बैठते हो, जिससे तुम्हें प्रेम बहुत करना चाहिए, उसको तुम करते नहीं हो, तो भूलोगे क्या करोगे बताओ। मोहब्बत करो ना इससे, प्यार करो इसके साथ, बहुत आनंददायक यात्रा है। हेमंत गौर, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बेटा लगेगा कैसे, वही चीज है, मोहब्बत करो पढ़ाई से। तुमने पढ़ाई को यांत्रिक समझ रखा है, मैकेनिकल समझ रखा है। मैं पढ़ाई को मेरे आनंद के लिए पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं पढ़ने से बोर होता हूँ। मैं तुम्हारी क्लास भी नहीं ले पाता हूँ तो कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, मतलब मतलब इतना वेस्ट शेड्यूल होता है कि मैं किताबों में मेरा पूरी टाइम निकल जाता है। अब किताबों में टाइम क्यों निकलता है, प्यार है, मैं दौड़ा चला आता हूँ इनकी तरफ। उनके साथ आई कांटेक्ट करने में मुझे इतना मजा आता है, पूछो मत आप। 6 से 7 घंटे लगातार हम एक दूसरे को देखते रहते हैं, वो नजरें नहीं थकती, मन नहीं थकता, नीरसता नहीं आती, इतना ज्यादा हमारा लंबा आई कांटेक्ट चलता है। और ये नहीं कि मैं अकेला देखता हूं, वो मेरी तरफ उतना ही देखती है, याद रखना। बहुत गजब का अटूट बंधन है हमारा। कई बार इतना खो जाते हैं ना एक दूसरे में, आप सोच नहीं सकते कितना बहुत अच्छा फील होता है। और जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं 2-3 घंटे बाद, तो एक चरम सा, मतलब एक अलग ही जगह, इतना फील होता है ना पॉजिटिव अंदर से, कितना मजा आया ना। कोई फील किया अपनी चीजें नहीं करता ना, यही प्रॉब्लम है। रितु, मैं सैड कहाँ हूँ, मैं तो रोमांटिक यात्रा बता रहा हूँ तुम्हें किताबों के साथ। किरण, बाद में इसलिए नहीं याद रहता ना, तुम जब मुझे देखती हो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, सर देखो कितने प्यारे प्यारे से, तब तुम्हें अच्छा लगता है। फिर तुम उस किताब को और उस मैटर को देखती हो, तुम्हारा मन नहीं लगता ना। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उससे मोहब्बत करो ना एक बार, बहुत अच्छा लगेगा, भूल ही नहीं पाओगे, नजरें नहीं हटेंगी। पूजा, टूटो मत। टूटने के लिए, वैसे तो जिंदगी टूटने के लिए बनती है, जो टूटता है वो आदमी बहुत स्ट्रांग बनता है, याद रखना। टूटोगे नहीं तो बड़े नहीं बनोगे, ये हमेशा याद रखना। टूटे हो मतलब बड़ा बनोगे, ये जिंदगी में याद रखना है। चलिए ठीक है, आज की क्लास, आज का सेशन, कल मिलते हैं अपन स्किनर की महत्वपूर्ण शब्दावली के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, मस्त रहिएगा और
खुश रहा करो। ये बहुत गजब की यात्रा है, बहुत आनंददायक यात्रा है, बहुत मजे आएंगे इस यात्रा में। कई लोग साथ छोड़ के जाएंगे, कुछ नए लोग साथ जुड़ेंगे, कुछ से की नेगेटिविटी से भी सीखना है, कुछ की पॉजिटिविटी से भी सीखना है। बस निरंतरता के साथ चलते रहना है। सीएल हल से कैसे भिन्न है? मनीष वर्मा, सीएल हल से इसलिए भिन्न है क्योंकि उसमें उद्दीपक पहले होता है, इसमें उद्दीपक बाद में आता है। ये फर्क है सबसे बड़ा। बाकी पूर्ण बलन की दोनों ही बातें करते हैं। ओके, थैंक यू।